डेविड पॉल ऑस्बेल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड वर्कड ऑन द स्टडी इनटू एडवांस ऑर्गेनाइजर। हमारा एक लेसन है, लेसन का टाइम पीरियड निर्धारित होता है 40 मिनट्स। अगर मैं इसमें जैसे ही एंटर करता हूं क्लास में, पहले 2 से 3 मिनट मुझे देने चाहिए ये बताने के लिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं नहीं, क्यों पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्यों पढ़ने वाले हैं नहीं, कैसे पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, यह किस प्रकार से आपकी हेल्प करने वाला है चैप्टर। ये सारी चीजें मिलाकर के इसे एडवांस ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इसे एडवांस ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ऑस्बेल इस एडवांस ऑर्गेनाइजर के बहुत फेवर में थे। सबसे पहली व्यथा को सबसे पहले समाप्त कर देते हैं। ऑस्बेल बिहेवियरिस्ट नहीं थे। डेविड ऑस्बेल एक बिहेवियरिस्ट नहीं थे। यह बिल्कुल गलत धारणा है कि डेविड ऑस्बेल एक बिहेवियरिस्ट थे। डेविड ऑस्बेल एक कॉग्निटिविस्ट थे। कौन थे? एक कॉग्निटिविस्ट थे। और उनका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था पियाजे के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी नई थी, लेकिन क्या थी टर्मिनोलॉजी और क्यों लागू की गई थी, इन सारी चीजों पे ही बात करने के लिए है। थियरी का नाम है एडवांस ऑर्गेनाइजर थियरी। कहीं पे भी अगर बोल रहा हो ऑर्गेनाइजर में जेड आएगा, याद रखिएगा एस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाती है जब थियराइजेशन हो जाता है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर थियरी जो है वो डेविड पॉल ऑस्बेल की है। और इसे एडवांस ऑर्गेनाइजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बच्चे को क्लास चालू होने से पहले, इंस्ट्रक्शन से पहले ही तैयार कर दिया जाता है किस चीज के लिए, कि वो बेहतर तरीके से सोच पाए। हैव बीन अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डोमेन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ही वॉज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइंस एंड साइंस एजुकेशन लर्निंग, साइंस ऑफ एजुकेशन लर्निंग, इन सारे सेक्शंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा ऑस्बेल का। डेविड पॉल ऑस्बेल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने अग्रिम आयोजकों पर काम किया और अध्ययन, शैक्षिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान और विज्ञान शिक्षा सीखने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। राइट, अभी एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है वर्ड ऑर्गेनाइजर विद जी। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एस को जेड लिखा जाता है। इन जनरली ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर में, या फिर जहां पे भी जेशन लगता है वहां पे, जैसे सिविलाइजेशन, तो अब वो 2 डिफरेंट वेज हो गए हैं। खैर, क्योंकि ये थियराइजेशन हो गया तो आपको जेड ही लगाना होगा। डेविड पॉल ऑस्बेल, many of Jean Piaget's idea had an impact on Osbel. किससे प्रभावित थे? पियाजे से प्रभावित थे, डायरेक्ट होना चाहिए। He linked this theory of how information is acquired. पूरी थियरी किस चीज के बेस्ड पे है? पूरी थियरी बेस्ड है acquisition of knowledge through lesson डिलीवरी। लेसन डिलीवरी को, इंस्ट्रक्शन को कैसे, इंस्ट्रक्शन के थ्रू नॉलेज एक्विजिशन को कैसे बेहतर किया जाए, इस चीज पे है पूरा सिद्धांत। मच लाइक पियाजे डिड विद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, उसी को इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर के कॉन्सेप्ट के रूप में यूज किया। आप हमारी किताब पे देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है स्कीमा, यानी ये पूरे चैप्टर का स्कीमा है। सो दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, है ना। तो जीन पियाजे ने कई विचारों का ऑस्बेल पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसे अपने सिद्धांत से जोड़ा कि जानकारी कैसे हासिल की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे पियाजे ने वैचारिक स्कीमा की अपनी अवधारणा के साथ किया था। ऑस्बेल वॉज ए क्रिटिक ऑफ डिस्कवरी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मैथड।
हमने डिस्कवरी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड की बात की, जिसे डिस्कवरी लर्निंग भी कहा जाता है, जो जेरोम ब्रूनर का मेथड था, राइट। ये मेथड या फिर जो किलपैट्रिक का जो प्रोजेक्ट मेथड था, या असाइनमेंट मेथड था, या लर्निंग बाय डूइंग मेथड था, इन मेथड्स के टीचिंग के रूप में, इन मेथड्स के बहुत प्रभावी रूप से बहुत सपोर्टर नहीं थे ऑसबेल, बल्कि वो इनके अगेंस्ट थे। वो डिडक्टिव रीजनिंग में ज्यादा विश्वास करते थे, इंडक्टिव में कम। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्यों? क्योंकि हम पहले ही पेश कर दे रहे हैं कि हम ये पढ़ाने वाले हैं। तो पहले तो थियरीज को हमने पेश कर दिया और बाद में हमने उसको एक्सप्लेन किया। So it was his theory that direct exposure to knowledge, याद रखिएगा, direct exposure to knowledge was more important than discovery in the learner education। तो लर्नर की एजुकेशन में डायरेक्ट एक्सपोजर करवा दो, वो बेटर है। जो हम पेडागोजी में पढ़ रहे थे, रोजेनस्टाइन का मेथड यहां पे ज्यादा लागू होगा, है ना। So thus according to Ausubel it is only via the use of deductive reasoning, तो सिर्फ डिडक्टिव रीजनिंग ही प्रॉपर नॉलेज का फॉर्मेशन आपके दिमाग में कर सकती है। दैट वन कैन फुल्ली ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट नोशन लाइक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड आइडियाज। कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल और आइडियाज को पढ़ाने के लिए, ऐसी चीजों को करवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर देना होगा। और ये कहीं कहीं पे लागू भी ठीक तरीके से होती है। अगर आप कक्षा के अंदर आज अगर न्यूटन के 3 लॉ पढ़ाने वाले हैं, या फिर आप अगर भविष्य में कोई प्रैक्टिकल करवाएंगे और उसका पहले बताने वाले हैं, तो शुरुआत में बता देना ठीक रहता है। मुझे तो लगता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ाते समय शुरुआत में ही बता देना चाहिए, भाई ये होता है, ठीक है ना। और ऐसा किया भी जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो सकता है कि आप और हम बीइंग अ टीचर इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड ना हो कि ये लागू नहीं हो सकता, पर ये मत कहिए कहीं नहीं लागू हो सकता। ये कहिए कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे ये लागू हो सकता है, बहुत सी ऐसी हैं जहां पे ये लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑसबेल खोज आधारित शिक्षण की विधियों के आलोचक थे। यह उनका सिद्धांत था कि शिक्षार्थी की शिक्षा में ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव खोज से अधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रकार ऑसबेल के अनुसार यह केवल निगमनात्मक तर्क के उपयोग के माध्यम से है कि कोई अवधारणा सिद्धांतों और विचारों जैसी अमूर्त धारणाओं को पूरी तरह से समझ सकता है। तो दैट वाज द थियरी। अब इस थियरी के अंदर आते हैं और इसके 3 मुख्य कार्यों को समझते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर वर्बल और रिटन इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझिए, वर्बल और रिटन इंफॉर्मेशन, यानी कि इसे वर्बल या रिटन एक्सप्रेशन, वर्बल या रिटन इंस्ट्रक्शन, वर्बल या रिटन टीचिंग के एक तरीके के रूप में भी जाना जाता है। जिन लोगों ने बहुत लिमिटेड पढ़ा हो वो इसे टीचिंग मेथड सोचते हैं, बट ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थियरी है, राइट, जिसे सब अलग अलग टीचिंग मेथड में यूज करते हैं, जिसमें कि डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। मुख्य जो नॉलेज है वो पहले ही दे दी जाती है। सो प्रोवाइड टू स्टूडेंट प्रायर टू लेक्चर और अदर एजुकेशनल सेशन, किसी भी लेक्चर या एजुकेशन सेशन से पहले जो दे दी जाए, इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर अटेंटिवनेस, ताकि बच्चों में अटेंशन बढ़ जाए। ओए आज तो हम ये पढ़ने वाले हैं भाई, जैसे टीचर कहता है आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो आज जब टीचर पहले ही बता देता है कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो वो एडवांस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। जनरली मैं नहीं बताता हूं कि मैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ठीक है आज हम ये करने वाले हैं, लेकिन उसमें हमने इंट्रोडक्शन नहीं किया, हमने कहा कि ठीक है आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आप डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप ये पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम होगी, हो सकता है। लेकिन अगर मैंने आपको ये कह दिया कि आज हम ऑसबेल पढ़ने वाले हैं, तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर हुआ क्या? नहीं हुआ, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं हुआ, ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुई। ये क्या हुआ? एक अनाउंसमेंट हुई, नोटिफाई करना हुआ, आपको बताया गया कि हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमने कंटेंट का
पहली चीज बता दी। लेकिन एडवांस ऑर्गेनाइजर कब होगा? जब हम कहेंगे कि हम एडवांस ऑर्गेनाइजर पढ़ने वाले हैं ऑसबेल को लेकर के, और उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे, ये हमें इंस्ट्रक्शन करते समय अपने लेसन को स्टार्ट करने में और बच्चों के अंदर अटेंटिवनेस लाने में बेहतर तरीके से हेल्प करेगा। ये हुआ एडवांस ऑर्गेनाइजर। आप भी डिडक्टिव मेथड यूज करते हो वाया टीडीपी? बिल्कुल बिल्कुल करता हूं जी। मैं तो बहुत तरीके से डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करता हूं। मैं अगर टीडीपी नहीं समझ में आया मेरे को, बाकी तो सब ठीक है। तो मैं डिडक्टिव रीजनिंग का अच्छा खासा इस्तेमाल करता हूं। जब मुझे कोई बात आपके दिमाग में, जहन में बिल्कुल जोड़ देनी पड़ती है, तब मैं ऐसे करता हूं कि तुरंत डिडक्टिव रीजनिंग दे देता हूं, ठीक है ना। और अगर किसी प्रीवियस नॉलेज जो आपके पास ऑलरेडी होगी, तो मैं उसको क्वेश्चन के रूप में पूछ करके आपको डिडक्टिव रीजन करने के लिए मजबूर करता हूं। हाँ, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, बिल्कुल जी, सही बात है। सो द ऑब्जेक्टिव्स आर, उन्नत आयोजक मौखिक या लिखित जानकारी जो छात्रों को व्याख्या या अन्य शैक्षिक सत्र से पहले उन्हें चौकसी और ज्ञान प्रतिधारण में सुधार करने के लिए प्रदान की जाती है। इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य, टू एनकरेज ए प्रिलिमिनरी कॉम्प्रिहेंशन, पहले से ही एक बेसिक समझ बन जाए बच्चे की कि वो क्या पढ़ने वाला है आज इस टॉपिक में। दूसरा, टू अक्वेंट पीपल विद मैनर इन विच मटेरियल विल बी प्रेजेंटेड, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा उससे पहले से ही बच्चे को जानकारी बना दी जाए। टू डिटरमिन द रीजंस फॉर लर्निंग द फॉलोइंग मटेरियल, निम्नलिखित सामग्री को, यानी जो आगे आने वाली सामग्री है उसको समझने के लिए, सीखने के लिए, कारणों को निर्धारित करने के लिए, यानी जो आगे आने वाला जो टॉपिक है उसको पहले से ही आपको बता दिया जाए कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो आपके लिए क्या काम करने वाला है। अगर ये तीन चीजें आप फॉलो कर रहे हैं तो लगभग आप एडवांस ऑर्गेनाइजर को फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, प्रायर नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजिंग मेथड्स। ये सारे जो तरीके हैं, यानी आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हो, रिप्रेजेंटेशन का, स्कीमा का और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, इन सारी चीज़ों को, यानी आप बॉक्स बना सकते हो, आप पिक्चर्स बना सकते हो, आप एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हो, इन सब तरीकों से आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर की सहायता से। अकॉर्डिंग टू ऑसवेल देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ थिंकर्स। अब ये समझना जरूरी है, ऑलपोर्ट ने एक रिसर्च की थी। ऑलपोर्ट की रिसर्च में ये पता चला कि लोग जो होते हैं दुनिया भर में, वो या तो वो हैं जो कि इडियोसिंक्रेटिकली सोचते हैं या फिर नॉमोथेटिकली सोचते हैं। इसी आधार पे उन्होंने ट्रेड थियरी के अंदर, गॉर्डन ऑलपोर्ट की बात कर रहा हूं, उन्होंने ट्रेड थियरी के अंदर दो प्रकार की एक रिसर्च टेक्निक की भी बात की, और उसको समझाते हुए उन्होंने इस बात पे बल दिया कि भाई कुछ लोग होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो डिसोसिएटेड होते हैं और एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें पर्सनैलिटी ट्रेट में उन्होंने जोड़ी। ऑसबेल ने उसको पढ़ते समय वहां से एक कॉन्टेक्स्ट लिया। वही कॉन्टेक्स्ट था कि जब आप सीखते हैं चीजों को तो आपके अंदर भी एक ऑर्गेनाइजर मेथड होता है, और आप दो प्रकार के ऑर्गेनाइजर होते हैं, या तो आप जनरलाइजर होते हैं या फिर आप पर्टिकुलराइजर होते हैं। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ले लेना, ग्रहण कर लेना, धारित कर लेना, इसे कहते हैं पर्टिकुलराइजर। और जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है उसे प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करके, समझ करके अपने पास समझना, यह हुआ जनरलाइजर, जो कि अलग अलग एग्जाम्पल को जोड़ करके एक फर्दर आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, दे आर कॉल्ड जनरलाइजर। और जो चंक ऑफ इंफॉर्मेशंस को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और कनेक्शन बना करके एक फर्दर मीनिंग नहीं निकालते, वो होते हैं पर्टिकुलराइजर्स। तो दो प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी आप बांट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दो ही प्रकार में होते हैं, पर्टिकुलराइजर्स या फिर जनरलाइजर्स, अकॉर्डिंग टू ऑसबेल। तो अगर ये टर्म भी आती है तो आपको याद रहनी चाहिए। विद द फॉर्मर ट्रांसफरिंग द नॉलेज
मोर ऑफन द लैटर, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ज्यादा कौन करेगा? ऑब्वियसली जनरलाइजर करेगा। टीओएल एक जगह की नॉलेज को दूसरी जगह पे लागू करेगा, तो जो ट्रांसफर हो रहा है वो ज्यादा किस पे लागू होगा? जनरलाइजर के लिए लागू होगा, जो पर्टिकुलराइजर है उसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है। और फाइनल सेक्शन को समझते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजर बनता है एडवांस ऑर्गेनाइजर, वो भी दो रूप में होता है। उसको इन्होंने बांटा कंपैरेटिव और एक्सपोजिटरी। कंपैरेटिव कौन सा है? अब ध्यान से समझिए, इसी पे समझा देता हूं। ये जो जनरलाइजर के लिए जो हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, वो होता है कंपैरेटिव। इसका मतलब जहां पे एसिमिलेशन हो रहा होगा। इट मींस जो दो चीजें एक दूसरे से कंपेयर हो सकती हैं, एक दूसरे जैसी हो सकती हैं, एक दूसरे से विविधता के रूप में। तो जो लोग डिस्क्रिमिनेशन और सिमिलैरिटीज के तरीके से सोचते हैं, जो लोग सिमिलैरिटीज या डिस्क्रिमिनेशन में सोचते हैं ये तो वैसा है या तो ये तो वैसा नहीं है, उस तरीके से सोचते हैं, वो होते हैं जो कि एसिमिलेटर होते हैं। यही एसिमिलेटर्स को उसने जनरलाइजर्स कहा। और ये जनरलाइजर्स जो हैं ये कंपैरेटिव मटेरियल को प्रेफर करते हैं। कंपैरेटिव मटेरियल वो होता है जो कि जब आप किसी एक चैप्टर को देख रहे हैं, दो चीजें एक दूसरे के कंपैरिजन में समझ रहे हैं, तो वो हो गया कंपैरेटिव मटेरियल। जैसे किसी एक चीज के दो प्रकार, तो वहां कंपैरिजन कर रहे हैं आप। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका इंट्रोडक्शन पहले से होता ही नहीं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता, फिर वो पर्टिकुलराइजर के काम आती हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, वो होती है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी क्या होती है? एक्सपोजिटरी मतलब स्टोर हाउस में रख लो, यानी जमा कर लो, कुछ नया उसको तुरंत ले लो। इट मींस ये कौन यूज करेगा? वो जो एकोमोडेटर है, इसका क्या होगा? एकोमोडेशन होगा। तो वो हो गई एक्सपोजिटरी इंफॉर्मेशन। तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है उसको दो प्रकार से देखा जाता है। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर आर डिजाइन टू एक्टिवेट एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको एक्टिवेट करता है क्या? कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। और जो स्टूडेंट विल रिक्वायर फ्रेश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो आगे आने वाला चैप्टर है वो अगर उसमें जो बिल्कुल नई चीजें हैं जो कि स्कीमा में दी गई हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। तो जब एक इंस्ट्रक्शन चालू करता है टीचर, अगर वो एडवांस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करेगा तो बच्चे पहले से ही पूरी क्लास में चलने वाली स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लेंगे। और इससे क्या होगा? इससे वो बेहतर तरीके से कनेक्टेड महसूस करेंगे उस पूरे लेसन से जो आगे होने वाला है। बट जो मैटर ऑफ क्लाइमेक्स और जो सरप्राइजिंग फैक्टर होता है टीचिंग का, वो नहीं रहेगा, डिस्कवरी लर्निंग नहीं रहेगी। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में स्कीमा होगा तो वो चीजों को कनेक्ट करता हुआ चलता रहेगा। इसलिए इसके अपने फायदे भी हैं और इसके अपने नुकसान भी हैं। लेकिन ये क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग की जरूरत है, इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि आप छोटा छोटा करके देंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से एक समझ बना लेंगे और सारी चीजें सीख जाएंगे और वो जनरलाइज भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने होल, अगर सब कुछ एक ही साथ अगर उनके सामने प्रस्तुत कर दिया तो शायद वो विफल जाए, शायद वो बैफल हो जाए, शायद वो उसको कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए, उन्हें लगे कि इतना सारा, और फिर वो आगे बढ़ ही ना पाए सीखने के लिए। तो इसके अपने नुकसान और अपने फायदे भी हैं। हाँ, मुझे लगता है कि रिटन फॉर्म में अगर आप किताब लिख रहे हैं तो उसके अंदर एडवांस ऑर्गेनाइजर बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो रीडर को पहले से ही अंदाजा दे देते हैं आगे क्या होने वाला है। बट क्लासरूम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें ये भी लागू किया जा सकता है। ये मत सोचिएगा ये ही लागू होना चाहिए। थियराइजेशन करने वाले व्यक्ति के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है यही लागू होना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे रीडर्स के लिए और टीचर्स के लिए होता है ये भी लागू किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें शायद आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर
हेल्प कर जाएगा। इसी के लिए ऑसवेल बहुत महत्वपूर्ण है। खैर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं जो आपने पूछे हैं। ठीक है सर, मींस पर्टिकुलाइजर्स तो एकोमोडेट, फिर ज्ञाने को अगली बार में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम हैं यार, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय शेरावाली माता। ये बच्चे ना